आइए जल्दी से दोहराते हैं आपका अध्याय जिसका नाम है प्रायिकता। बच्चों, प्रायिकता क्या होती है? सबसे पहले बात तो हम ये समझते हैं कि प्रायिकता क्या होती है, यानी कि किसी भी चीज का अनुमान लगाना। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो आप ये प्रिडिक्शन करते हैं कि आज इंडिया जीतेगी, है ना, इंडिया जीतेगी। तो ये आप क्या करते हैं? प्रिडिक्शन करते हैं, मतलब आप उसकी मैच की जीतने की प्रायिकता निकालते हैं। क्योंकि प्रायिकता क्या होती है, हमारे माइंड में ये फिक्स होता है कि दोनों में से कोई एक इवेंट होना ही होना है, या तो इंडिया मैच जीतेगी या इंडिया मैच हारेगी। तो जीतने और हारने का जो आप अनुमान लगाते हैं, उसी अनुमान को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे प्रायिकता के अर्थ की, कि बेसिकली प्रायिकता का अर्थ क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे। तो किसी परीक्षण को करने पर किसी घटना के घटित होने की संभावना, यदि हमने कोई परीक्षण यानी कि एक्सपेरिमेंट किया, उसके घटित होने की जो संभावना होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को एक संख्या द्वारा मापा जाता है। किस संख्या द्वारा? एक संख्या द्वारा मापा जाता है। मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता किसके बीच में होती है? 1 से 0 के बीच में होती है। किससे बीच में होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, यानी कि जो भी प्रायिकता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में उसका मान आएगा, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा। ये बात करी हमने प्रायिकता की। दूसरा हम बात कर रहे हैं परीक्षण क्या होता है। वे संक्रियाएं जो कुछ स्पष्ट सुपरिभाषित परिणाम उत्पन्न करती हैं। यानी कि हम कुछ चीज कर रहे हैं, कोई जैसे कि हम एक सिक्का उछाल रहे हैं, तो सिक्का उछालने पर कोई ना कोई परिणाम अवश्य आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक चीज अवश्य आएगा। तो वे संक्रियाएं जो कुछ स्पष्ट सुपरिभाषित परिणाम उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? परीक्षण कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सिक्के को उछालना, तो जब सिक्के को उछाला, एक पासे को फेंकना, तो सिक्के को उछाला तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। पासे को जब हम फेंकते हैं लूडो में, जिससे हम कहते हैं, जिसको हम डाइस बोलते हैं, तो पासा जब हम फेंकते हैं तो या तो नंबर 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है। ये तो ये हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। अब इसमें जो परीक्षण होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं यादृच्छिक परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं रैंडम, और एक होते हैं निश्चयात्मक परीक्षण। ठीक है, रैंडम का मतलब कि मैंने ना सिक्का उछाला, अब रैंडमली कुछ भी आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, और निश्चयात्मक का मतलब कि ये निश्चित रूप से आना ही आना है। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है? ऐसा परीक्षण जिन्हें समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर हर बार एक जैसा परिणाम प्राप्त नहीं होता। यानी कि मैं एक सिक्के को अगर 20 बार उछाल रही हूँ तो 20 बार अलग अलग परिणाम प्राप्त होगा। कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, कभी वापस टेल आ गया। यानी कि हर बार समान परिणाम नहीं, हर बार परिणाम क्या होता है? चेंज होता रहता है। परंतु प्रत्येक बार प्राप्त परिणाम सभी परिणामों में से एक होता है, सभी संभव। यानी कि हमें ये परिणाम पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई एक परिणाम अवश्य होता है। वो परिणाम हमारे क्या कहलाते हैं? यादृच्छिक परिणाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसकी बात करें, ऐसे परीक्षण जिन्हें करने पर कुछ विशेष परिणामों में से एक परिणाम आए, परंतु वह परिणाम कौन सा होगा ये हमें पता नहीं है, तो वो हमारे यादृच्छिक परीक्षण कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी पासे को उछालने पर क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5 या 6 आता है। उनमें से कोई एक अंक आएगा, ये हम सबको पता है, लेकिन कौन सा अंक आएगा ये हमें पता नहीं है। अतः इस तरह का जो परिणाम होता है वो क्या होता है? यादृच्छिक परिणाम होता है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है? किसी परीक्षण का परिणाम यदि पहले से पता हो तो वह परिणाम यादृच्छिक परीक्षण नहीं कहलाता है। यानी कि आपको पहले से पता हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, मैंने एक पत्थर उछाला, अब पत्थर उछालेंगे ऊपर जाएगा, ऊपर से वापस नीचे आएगा, तो क्या वो पत्थर क्या सोना बन जाएगा? नहीं, पत्थर क्या रहेगा? पत्थर ही रहेगा। तो उसके उछालने पर, नीचे गिरने पर वो उसका परिणाम जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो परिणाम है वो यादृच्छिक परिणाम नहीं कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर स्थिति में हमको पता है परिणाम क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं निश्चयात्मक परिणाम की। ऐसे परीक्षण जिन्हें समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर, ऐसे परीक्षण जिन्हें समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर एक जैसा परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि हर बार सेम परिणाम प्राप्त होता है, निश्चयात्मक परीक्षण कहलाता है। अब इसका बहुत अच्छा उदाहरण बताती हूँ। हमारे पास एक डाइस है,
उसमें 6 फलक होते हैं, हम क्या करते हैं 6 फलक पे एक ही नंबर अगर हम प्रिंट कर दें तो जब भी आप पासे को करोगे तो हमेशा सेम नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके सारे फलकों पर क्या करा, सेम नंबर प्रिंट कर दिया। तो इसी का उदाहरण ये हमने लिखा, यदि पासे के सभी फलकों पर एक ही संख्या लिख दी जाए तो पासे को प्रत्येक बार उछालने पर वो सेम ही परिणाम आएगा। तो ऐसे परिणाम हमारे क्या होते हैं, निश्चयात्मक परिणाम होते हैं। निश्चयात्मक परिणाम का एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण आपको देती हूँ। अगर आप लोगों ने शोले मूवी देखी है तो उसमें अमिताभ बच्चन जो सिक्का उछालता है तो उसका जो परिणाम होता है वो क्या होता है, निश्चयात्मक होता है, क्योंकि उसके दोनों तरफ क्या होता है, एक ही परिणाम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिप्रयोग की। एक अभिप्रयोग ऐसी प्रक्रिया होती है, एक अभिप्रयोग ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक या अधिक परिणाम आते हैं, एक या अधिक परिणाम आते हैं। जैसे कि एक सिक्के को अगर हम 20 बार उछाला जाता है तो प्रत्येक उछाल एक क्या करता है, एक अभिप्रयोग कहलाता है, मतलब एक ट्रायल कहलाता है। हर बार उतारेंगे, हर बार क्या होगा, एक परिणाम प्राप्त होगा, एक से अधिक बार प्राप्त होगा। यानी कि अगर मैं इस सिक्के को 20 बार उछाल रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि 20 बार हेड ही आए, 10 बार हेड आ सकता है, 10 बार टेल आ सकता है, 12 बार हेड आ जाए। तो एक से ज्यादा बार परिणाम रिपीट हो रहे हैं तो ऐसे परिणाम हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रायल कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम घटना की, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता में जो हम बात करते हैं तो हमारी किसी घटना का घटित होना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। किसी परीक्षण के लिए एक घटना परीक्षण के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। यानी कि मान लो मैंने दो सिक्के उछाले, तो 2 सिक्के उछालने पर मेरे क्या क्या परिणाम आ सकते हैं, ध्यान देना। मैंने 2 सिक्के उछाले, 2 सिक्के उछालने पर क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, या तो दोनों में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए, या एक में हेड एक में टेल, या एक में टेल। तो ये सब हमारे क्या है, ये इनके परीक्षण के क्या है, परिणाम है। तो टोटल कितने परिणाम हुए, 4। तो ये हमारे कहलाते हैं, किसी परीक्षण के घटने पर एक घटना के कुल परिणामों का संग्रह हमारा क्या कहलाता है, घटना, यानी कि ई कहलाता है। तो इसे प्राय किससे निरूपित करते हैं, हम ई से निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए किसी पासे को एक बार फेंकने पर एक सम संख्या का आना क्या है, घटना है। तो सम संख्या क्या क्या आ सकती है, 2, 4, 6। तो ये हमारे 3 परिणाम क्या कहलाएंगे, ई कहलाएंगे। इसी तरह किसी सिक्के को उछालने पर चित आना एक घटना है और इस घटने का परिणाम क्या है, ये हेड को हम बोलते हैं चित और टेल को हम बोलते हैं पट। ठीक है, चलिए अब घटना का घटित होना, एक होता है हमारा घटना और एक होता है घटना का घटित होना। यादृच्छिक परीक्षण से संभवतः घटना ई का घटित होना तब कहा जाता है जब प्रारंभिक घटनाओं में से ई एक परिणाम हो। यानी कि प्रारंभिक घटनाएं, टोटल हमारी घटनाएं ये हुई, अब उन घटना में से किसी एक घटना का घटित होना, हमें घटनाएं पता है कि क्या क्या हो सकती है, उनमें से किसी एक घटना का घटित होना इसका उदाहरण है। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं, यदि एक पासे को उछालने पर उसके ऊपरी फलक पर 4 आता है, ऊपरी फलक पर क्या आता है, 4 आता है, तो हम क्या कह सकते हैं, निम्नलिखित घटना। सम संख्या का प्राप्त होना भी 4 में से एक घटना है, 2 से बड़ी संख्या का प्राप्त होना, 5 से छोटी संख्या का प्राप्त होना। तो ये 4 क्या है, तो हम निम्नलिखित घटना को हम इस तरह से निर्देशित कर सकते हैं। तो ये बात करिए हम ना घटना का घटित होना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे घटना का घटित होना और घटना की प्रायिकता। किसी घटना की प्रायिकता से तात्पर्य क्या है, उस घटना के घटित होने की संभावना को ज्ञात करना। कि अगर मैंने सिक्का उछाला तो ये मुझे पता है कि क्या क्या घटना हो सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हेड आने की प्रायिकता, यानी कि मेरे घटना में हेड आने की प्रायिकता क्या है वो निकालना। तो यदि ई हमारी क्या है, यादृच्छिक घटना है, यादृच्छिक घटना परीक्षण से संबंध है कि घटना है, तब ई की प्रायिकता को पीई से निरूपित करते हैं। तब ई की प्रायिकता को हम किससे निरूपित करते हैं, ई से निरूपित करते हैं कि एक घटना है, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, तब ई की प्रायिकता को हम किससे निरूपित करेंगे, पीई से निरूपित करेंगे। यहाँ पीई ई घटना के घटित होने की प्रायिकता है। ई घटना हमारी क्या हुई कि हमने मान लीजिए सिक्का उछाला, हमारे पास हेड या टेल आया, तो ई अब हमारे पास ई में हेड ही आए तो उसको हम किससे निरूपित करेंगे, पीई से। यदि ई पासे का एक बार फेंके जाने पर उसके फलक पर सम संख्या आने की घटना को दर्शाता है, तब पीई ई के घटित होने की संभावना को निरूपित करता है, अर्थात 2, 4 या 6 प्राप्त होने की संभावना को दर्शाता है। तो अब हमने पहले पढ़ा, हमने घटना क्या होती है, घटना का घटित होना और घटना की प्रायिकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रायिकता एक प्रायोगिक
दृष्टिकोण, मतलब प्रायिकता को हम कैसे निकालते हैं वो हम बात करते हैं। मान लीजिए कोई घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम कैसे निकालेंगे, अभिप्रयोगों की संख्या जिससे घटना घटी, यानी कि टोटल उसकी कितनी घटनाएं हो सकती हैं। मतलब आपने माना कि किसी सिक्के को उछालने पर हेड आए, तो हेड आने की संभावना क्या होती है, 1 होती है। और टोटल संख्याएं क्या होती है, टोटल अभिप्रयोग कितने होते हैं, 2 होते हैं। मान लो एक सिक्का उछाला तो या तो क्या आएगा, या तो आएगा हेड या टेल आएगा। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई, कुल अभिप्रयोग हो गए 2। अब हमारी प्रायिकता किसे निकालनी है, हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने घटना ई हमारी एच है, हेड आने की प्रायिकता, तो उसकी कितनी प्रायिकता है, 1। तो यहाँ पे घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। यदि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं या बारंबारता प्राप्त होती है। चिट कितनी बार आता है, 455 बार। पट कितनी बार आता है, 545 बार। यदि E1 चिट आने की घटना है तथा E2 पट आने की घटना है। E1 हमारी क्या है, E1 हमारा दर्शाता है चिट आने की घटना को और E2 हमारा दर्शाता है पट आने की घटना को। तब चिट आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम, चिट आने की घटना बटा कुल अभिप्रयोग, यानी कि 455 बटा 1000। तो कितनी हो जाएगी, चिट आने की प्रायिकता 0.455। मैंने अभी अभी कहा था प्रायिकता हमारी 0 से 1 के बीच होती है। इसी तरह E2 हमारा पट आने की घटना थी, तो पट आने की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी, पट आने की घटना 545 बटा कुल अभिप्रयोग कितने होते हैं, 1000। तो कितना हो जाएगा, 0.545। तो इस तरह हम किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित होनी है बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है। अब प्रायिकता का एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो हम देखते हैं कि एक प्रायोगिकता की हम देख चुके हैं, हम क्या देख चुके हैं कि प्रायिकता की एक प्रायोगिक व्याख्या बड़ी संख्या में दोहराए जा सकने वाली प्रयोगों से जुड़ी होती है। अब देखो कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी बाढ़ आने की संभावित घटनाओं को निकालना, ठीक है, फ्लड आना, ये सब भी क्या होता है, प्रायिकता को ही दर्शाता है। तो इस दृष्टिकोण से हम क्या करते हैं, कुछ स्थितियों में जहां पे हमें संभावनाओं का व्यक्त करने में खर्चा बहुत अधिक आता है ना, तब हम क्या करते हैं, तब हम और हमें उस घटना का प्रयोग करना भी संभव नहीं होता, तो ऐसे दृष्टिकोण को हम क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक दृष्टिकोण बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे एक उपग्रह छोड़ने के प्रयोग को यह परिकलित करने के लिए कि छोड़ते समय उसकी असफलता की प्रायिकता क्या है। बार बार दोहराना बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि उस पर हम जब सैटेलाइट बनाते हैं और उसको छोड़ते हैं तो उसको बनाने में बहुत अधिक व्यय होता है, तो उसकी प्रायिकता का ये निकालना बहुत मुश्किल सा होता है। इसी तरह भूकंप के कारण एक बहुमंजिली इमारत नष्ट होती है या नहीं, इसकी प्रायोगिक प्रायिकता परिकल्पना के लिए भूकंप की घटना को दोबारा दोहराना तो वो भी संभव नहीं होता। तो यहाँ पे प्रायिकता की एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से परिभाषा की बात करी, तो जहां हम कुछ परिकल्पनाओं को सही मानने को तैयार हो जाएं, जब प्रयोग को दोहराने से हम क्या हुए बच जाएं, तो वे परिकल्पनाएं सीधी प्रायिकता परिकल्पित करने वाली हमारी सहायता करती है। अतः सर्वप्रथम हम निम्न पदों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस यहाँ पे प्रारंभिक घटना की। किसी यादृच्छिक परीक्षण की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, किसी यादृच्छिक परीक्षण की वह घटना जिसका सिर्फ एक ही परिणाम हो, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रारंभिक घटना कहलाती है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो संभावितः क्या आएगा परिणाम, या तो चिट आएगा या पट आएगा। दोनों एक साथ नहीं आ सकते ना, क्योंकि एक सिक्के को एक बार उछालोगे तो या तो चिट ही आएगा या पट ही आएगा। तो यहाँ पे एक घटना या एक परिणाम संभवतः होता है, तो इस तरह के हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक घटना बोलते हैं। मिश्र घटना क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक प्रारंभिक घटनाओं का संग्रह किया जाता है। 2 या 2 से अधिक प्रारंभिक घटनाओं का संग्रह जो किसी प्रयोग से संबंधित होता है, मिश्र घटना कहलाती है। तो कैसे, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर अधिकतम, एक सिक्के को अब हमने कितनी बार उछाला, 2 बार उछाला, तो अधिकतम चिट आने की घटना को हम कैसे दिखा लेंगे, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल का संग्रह अधिकतम चिट आने की घटना है। ठीक है, ये हमारी होती है मिश्र घटना। अब बात करते हैं हम समप्रायोगिक परिणाम की। तो एक यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम समप्रायोगिक कब कहलाते हैं, यदि एक परिणाम के प्राप्त होने की संभावना अन्य परिणाम के प्राप्त होने की संभावनाओं के क्या हो, बराबर हो। कैसे, एक पासे को उछालने पर 6 परिणाम आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे कुल परिणाम हो गए, है ना। अब इनमें से कोई भी परिणाम प्राप्त हो सकता है, इसलिए परिणामों की
ये क्या हो जाएगी। अब देखो एक पासे को उछाले तो कुल परिणाम हमारे क्या होंगे, 6 होंगे। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। इनमें से कोई भी परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसीलिए जो समप्रायिक परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ पे जो टोटल परिणाम और आने वाले परिणाम की क्या है, संख्या बराबर है। अब हम बात करते हैं अनुकूल परिणाम की। किसकी बात करते हैं हम, अनुकूल परिणाम की बात करते हैं। ऐसे परिणाम जो किसी घटना के घटित होने पर को निश्चित करते हैं वो हमारे अनुकूल परिणाम कहलाते हैं, जिसे एक पासे को उछालने पर सम संख्या प्राप्त होना। अब ऑब्वियसली बात है, जब हम पासे को उछाल रहे हैं तो सम संख्या तो बिल्कुल प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि पासे में 2 भी आता है, 4 भी आता है, 4। तो यहाँ इस घटना का घटित होना बिल्कुल संभव है। तो ऐसे परिणाम हमारे क्या कहलाते हैं, अनुकूल परिणाम कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं पूरक घटना की। माना घटना ई एक यादृच्छिक परीक्षण में से संबंधित है, तब घटना ई पूरक घटना कहलाती है। अब देखो मान लीजिए मैंने बोला, इसको इस तरह से समझिए आप, मैंने बोला कि एक पासे को उछालने पर दो आने की घटना। तो पासे को उछाला तो 1 भी आ सकता है, 2 भी। अब 2 आने की प्रायिकता हमने निकाली, तो 2 आने की प्रायिकता क्या है, एक ही बार 2 आता है, तो 1/6 हो जाएगी। अब 2 ना आने की प्रायिकता यानी कि वो उसका क्या हो गया, पूरक हो गया। तो हम उसको किस तरह से व्यक्त करते हैं, ई बार से व्यक्त करते हैं। इसका तात्पर्य घटना ई बार तभी घटित होगी जब घटना ई घटित नहीं होगी। तो ई की पूरक घटना हमारी क्या कहलाती है, ई बार कहलाती है। माना एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या प्राप्त होने की घटना ई है। अब इसी पूरक घटना अर्थात इसकी विषम संख्या प्राप्त होना, अगर सम संख्या की पूरक बोले तो हम क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो घटना, क्योंकि घटना ई बार 2, 4, 6 से प्राप्त हुआ है, तो घटना ई बार में कौन कौन से अंक आएंगे, हमारे घटना ई हमारी क्या हुई, सम संख्या। घटना ई हमारी क्या हुई, सम संख्या आने की प्रायिकता यानी कि 2, 4, 6। तो इसका पूरक क्या हुई, सम की जगह क्या आना चाहिए, विषम, यानी कि 1, 3, 5 प्राप्त हो गया। ई और ई बार एक दूसरे की क्या कहलाती है, पूरक घटनाएं कहलाती है। अब प्रायिकता की हम सैद्धांतिक परिभाषा पढ़ते हैं। तो अगर आपको किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों से सभी संभव परिणामों की संख्या। ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी घटना ई के घटित होने की आपको प्रायिकता निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी परिणामों की कुल संख्या निकालेंगे। इसको एक एग्जांपल देखते हैं। जब किसी पासे को उछालते हैं तब कुल 6 संभव परिणाम होते हैं। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 6। माना ई अंक 4 को प्राप्त करने की घटना है। अब हमारी घटना क्या है, अंक 4 प्राप्त करने की। तो ई के लिए हमारे अनुकूल परिणाम कितने होंगे, ई आने की 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 ही होगी। तो हमारी 4 आने की प्रायिकता क्या हो गई, ई के अनुकूल कुल परिणाम कितने हो गए, 1। टोटल संभव परिणाम हमारे कितने हो गए, 6। तो 4 आने की प्रायिकता हमारी कितनी हो गई, 1/6 हो गई। ठीक है। प्रयोगात्मक तथा सैद्धांतिक परिणामों में अंतर, यहाँ ये चीज बात जानना बहुत जरूरी है। दोनों अवधारणाओं के मूलभूत अंतर यह है कि प्रयोगात्मक अवधारणा में किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता वास्तव में परिणाम घटित हुआ है उस पर आधारित होती है। ठीक है। लेकिन सैद्धांतिक प्रायिकता में क्या होता है, जब हम वास्तविक घटनाओं को बिना पूर्ण किए संभावित घटनाओं में बताते हैं या उसकी कोशिश करते हैं। यानी एक में तो घटना घटित हो रही है उस पर हम प्रायिकता निकालते हैं, और दूसरे में घटना के बिना घटित हुए हम संभवतः प्रायिकता उसकी निकालते हैं। ठीक है। तो ये प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक में जो होता है अंतर होता है। अब हम बात करते हैं प्रायिकता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम की। अभी तक तो हमने सब डेफिनेशन पढ़ी कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, यदि किसी परीक्षण के अभिप्रयोगों की संख्या बहुत अधिक हो तो घटना की प्रायोगिक प्रायिकता उसकी सैद्धांतिक प्रायिकता में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता सदैव 0 से 1 के बीच के मध्य होती है, अर्थात जो हमारी पीई है वो 0 से 1 के बीच होती है। साथ ही प्रायिकता को 100 से गुणा करने पर प्रतिशत के रूप में लिखा जा सकता है, अतः प्रायिकता 0 से 100% के मध्य होती है। दूसरी बात। तीसरी बात, किसी भी घटना का घटित होने की प्रायिकता कभी भी क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है। चौथी बात, किसी परीक्षण की पूरक घटनाओं की प्रायिकता का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर ई है तो घटना के घटित ना होने की प्रायिकता हमारी क्या होगी, ई बार। और ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरक होती हैं। तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता
प्लस घटना ई के ना घटित होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर आपको ई बार निकालना है तो आप घटना ई के घटित होने की प्रायिकता निकाल लो और इस फॉर्मूले से आप घटना ई के घटित ना होने की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ विशेष घटनाओं की। तो इससे पहले हम बात करेंगे असंभव घटनाएं क्या होती है। अब देखो असंभव घटनाएं क्या होती है। मान लीजिए मैंने एक पासा उछाला, अब संभव घटना है तो क्या है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी। लेकिन मैं बोलूं 7 घटना घटित होने की प्रायिकता कि पासा उछालू और अंक 7 है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि पासे में 7वां अंक होता ही नहीं है। तो ऐसी घटनाओं को क्या बोलते हैं हम, असंभव घटनाएं बोलते हैं। तो जब भी कोई घटना के घटित होना संभव नहीं होता उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अर्थात असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, 0 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको याद रखनी है। निश्चित घटना क्या होती है, ऐसी घटना जो निश्चित रूप से घटित होनी ही होनी है, वो निश्चित घटना कहलाती है। और जो हमें पता है, जिसका रिजल्ट भी हमें पता है, तो निश्चित घटना घटित होने की प्रायिकता सदैव क्या होती है, 1 होती है। असंभव की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली, प्रायिकता से हमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहला सिक्के को उछालने पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। अब देखो, एक सिक्के को उछालते हो तो या तो चित आता है या पट आता है। अगर हम एक से अधिक सिक्के को उछालते हैं तो हमें क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा। ठीक है, हेड हमारा किसको दर्शाता है, चित्त को, और पट हमारा किसको दर्शाता है, टेल को। 3 सिक्के उछालते तो या तो तीनों बार हेड आ जाए, या 2 बार हेड 1 बार टेल आ जाए, या ऐसे 2 बार हेड 1 बार टेल आ जाए, या पीछे से ऐसे आ जाए, या 1 बार हेड 2 बार टेल आ जाए। इस तरह ये सारी क्या होती है, चिट आने की, ये 3 बार सिक्के उछालने पर हेड या टेल आने की प्रायिकताएं होती है। अब जब हम सिक्के को उछालते हैं तो प्रश्न कैसे आते हैं, हम डायरेक्ट उसकी बात करते हैं। 2 अपक्षतापूर्ण सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता, 1 पट प्राप्त हो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 2 सिक्के एक साथ उछालने पर प्राप्त घटना। 2 सिक्के जब आप एक साथ उछालते हो तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों स्थिति में हेड हेड आएगा, या टेल टेल आ जाएगा, या 1 बार हेड 1 बार टेल आएगा, या 1 बार टेल 1 बार हेड आएगा। यही घटनाएं हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अब ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी कुल घटनाएं हो गई, कुल घटना। तो कुल घटना हमारी कितनी हो गई, 4, 1 2 3 4। अब 1 पट प्राप्त हो, 1 पट का मतलब क्या होता है, टेल, चिट हमारा होता है 1 पट। तो 1 पट कौन कौन सी घटना में प्राप्त हो रहा है, 1। तो मानते हैं, माना E1 एक पट आने की घटना है। तो 1 पट कौन सी परिस्थिति में आएगा, जब या तो हेड टेल आ जाए या टेल हेड आ जाए। तो ये 1 पट आने की प्राप्त है। तो 1 घट आने की घटना हमारी कितनी हो गई, टोटल 2 हो गई। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी प्रायिकता। तो PE1, तो PE1 हमारी क्या होगी, घटना ई के घटित होने की घटना कितनी है हमारी, 2। कुल घटनाएं हमारी कितनी, 4, तो 2/4 यानी कि 1/2। तो 1 पट प्राप्त होने की प्रायिकता हमारी कितनी हो गई, 1/2। 2 अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त हो। अब ये तो हमने किया पहला वाला। दूसरा पद, माना E2 अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त होने पर घटना है। तो 1 से अधिक चित्त, अब 1 से अधिक चित्त किस स्थिति में आएगा, जब दोनों क्या आ जाए, हमारे हेड आ जाए, जब दोनों हमारे क्या आ जाए, हेड आ जाए। ठीक है, जब दोनों ही हमारे हेड आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1 से अधिक चित्त होने की यानी कि कब दोनों चित्त आ जाए। तो यहाँ पे कितने होगा, 1 अधिक से अधिक एक चित्त, या तो इसमें भी आ सकता है, या इसमें भी आ सकता है, या इसमें भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितनी परिस्थितियां हो गई, टोटल
तीन परिस्थितियां ऐसी हो गई जब अधिक से अधिक एक चित आए, तो टोटल कितनी हो गई पी। अब अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी Pe2। तो हमारी इसकी घटना की घटित होने की क्या है घटना E 3। कुल हमारे कितने हैं घटना 4। तो यहाँ पे अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी 3/4। तो हमारे एक प्राप्त होने की प्रायिकता हो गई 1/2 और अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो गई 3/4। तो इस तरह से अगर आप सिक्का उछालते हैं तो उसकी हम प्रायिकता इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब दूसरे प्रकार का प्रश्न आता है पासे को फेंकने पर आधारित प्रश्न। अब जब हम एक पासा फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 अंक आ सकते हैं, है ना। जब हमको दिया हुआ, यदि हमारे पास एक से ज्यादा पासे हैं तब हम दिया ना हो तब तक सभी पासों को अलग अलग ही क्या करते हैं मान से। ये तो हमने बात करी एक पासे को। अब जब हमारे पास एक दो पासे हों और उनको एक साथ उछालना हो तो क्या क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। देखो, दोनों बार एक आ जाए, एक बार एक बार दो आ जाए, एक बार एक बार तीन, एक बार एक बार चार, एक बार 5, ये हो गया। या दो बार एक आ जाए, दो एक दो दो। तो इस तरह से टोटल हमारे कितने परिणाम हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36। तो टोटल परिणाम हमारे कितने होंगे, कुल अभिप्रयोग हमारे होंगे 36। अब इस पे आधारित एक बार प्रश्न करते हैं हम, जिससे हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए जब हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या। अब देखो, सबसे पहले हमें यहां लिखना है एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल अभिप्रयोग। कुल अभिप्रयोग कितने होंगे 6 होंगे। कुल अभिप्रयोग कितने होंगे 6 होंगे। अब पहला हमें करना है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो माना E1 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना है। तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। यानी कि E1 जो है हमारी 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की कितनी हो गई 2 हो गई। अब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है Pe1। तो कैसे निकालेंगे, प्राप्त होने की घटना हमारी 2 है, टोटल हमारी अभिप्रयोग कितने हैं 6 है, तो 2/6। यानी कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हमारी कितनी आ गई 1/3 आ गई। दूसरा, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। माना E2 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की घटना है। तो 4 से छोटी या उसके बराबर क्या क्या हो सकती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। तो टोटल कितनी हो गई 4 हो गई। तो इसकी प्रायिकता आपको निकालनी, तो क्या हो गई E2 के घटना घटित होने की संभावना कितनी है 4, टोटल अभिप्रयोग कितने हैं 2। तो ये 2 से कटा 2 बार, ये 2 से कटा 3 बार, तो यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी हो गई 2/3। तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता है हमारी 1/3 और 4 से छोटी है उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता हमारी कितनी हो गई 2/3 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से पासे पे आधारित प्रश्न आते हैं। तीसरा, ताशों पर आधारित प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न आते हैं इससे। ताश की, अब यहाँ पे एक जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है कि ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 पत्ते होते हैं काले रंग के और 26 पत्ते कौन से होते हैं लाल रंग के। अब काले और लाल में भी क्या होता है, लाल रंग के पत्तों में 13 पत्ते होते हैं पान के हार्ट शेप के, 13 होते हैं डायमंड के, और काले रंग के पत्तों में 13 पत्ते होते हैं हुकुम के और 13 पत्ते होते हैं क्लब के, चिड़ी के। ठीक है, अतः 52 ताश के पत्तों को हमने 4 छोटे समूह में बांट दिया। प्रत्येक समूह में कितने पत्ते होते हैं 13। ये 4 समूह पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी के होते हैं। प्रत्येक समूह में
में पत्ता इक्के का पत्ता होता है, एक बादशाह का पत्ता होता है, एक बेगम का पत्ता होता है और एक गुलाम का पत्ता होता है। ठीक है, यानी कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तो होते ही हैं। इसके अलावा इक्का जो हमारा होता है वो एक को रिप्रेजेंट करता है, बादशाह, बेगम और गुलाम भी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ताश की गड्डी में। तो यहाँ पे हमने पूरा वृक्ष बना के दिखाया है। टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। टोटल पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 52 होते हैं। लाल होते हैं 26, काले होते हैं 26, लाल में भी पान और ईंट के होते हैं 13, चिड़ी और हुकुम के भी होते हैं 13। और एक फेस कार्ड हमारे कौन कौन से होते हैं? बादशाह, बेगम, गुलाम वाले पत्तों को हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। इसलिए कुल फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं? 12, क्योंकि 4 इसमें होते हैं, 4 इसमें होते हैं, सॉरी 3, 3, 3, 3, किस? बादशाह, बेगम और गुलाम। तो 3, 3, 3, तो टोटल कितने हमारे फेस कार्ड होते हैं? 12। ताश पर आधारित प्रश्न अब कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से हुकुम का बादशाह, बेगम तथा गुलाम को निकाल कर अच्छी तरह फेंटा जाए। तो देखो ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। अब इन 52 पत्तों में से भी हुकुम का, यानी कि काले कलर के हुकुम का बादशाह, बेगम तथा गुलाम निकालने पर, तो कितने पत्ते निकाले हमने? सिर्फ हुकुम का बादशाह, बेगम और गुलाम निकालना है। तो 52 - 3, तो कितने हो गए? 52 - 3 50, और ये हो गए हमारे 59। कितने हो गए? 52 में से हमने कितने पत्ते निकाल दिए? बादशाह, बेगम तथा गुलाम को निकाल दिए, यानी कि 3 पत्ते निकाल दिए। तो टोटल पत्ते हमारे पास कितने हो गए? सॉरी 49, है ना। शेष बचे पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। अब टोटल पत्ते हमारे पास कितने हो गए? अब कुल पत्ते जो है हमारे पास कितने हो गए? 49। प्रायिकता ज्ञात कीजिए एक हुकुम के पत्ते आने की प्रायिकता। तो माना E1 हुकुम आने की घटना को प्रदर्शित करता है। तो टोटल हुकुम के पत्ते हमारे पास कितने होते हैं? हुकुम के पत्ते, एक हुकुम का पत्ता आ जाए तो हुकुम का पत्ता कितने, कौन कौन सा आ सकता है? अब देखो हुकुम के पत्तों में से भी टोटल 13 पत्ते किसके होते हैं? हुकुम के होते हैं, और उनमें से अपन ने 3 पत्ते निकाल दिए। टोटल हुकुम के पत्ते होते हैं 13, उनमें से ये 3 पत्ते हमने निकाल दिए थे। कौन कौन से? बादशाह, बेगम, गुलाम। तो हुकुम क्या आने की घटना हमारी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। यहां ध्यान देना, तो इसके आने की प्रायिकता PE1 हमारी कितनी हो जाएगी? हुकुम के पत्ते के आने की घटना हमारी है 10, और टोटल हमारे पत्ते हैं 49। तो 10/49 कितना हो जाएगा? 10/49। ये किसकी प्रायिकता निकाली? हुकुम के पत्ते के आने की प्रायिकता निकाली। अब दूसरा हमें निकालना है कि एक बादशाह का पत्ता है, तो हम क्या बोलेंगे? माना E2 एक बादशाह आने की घटना है। तो E2 बादशाह हमारे टोटल कितने होते हैं? टोटल हमारे बादशाह कितने होते हैं? 4 बादशाह होते हैं। उनमें से हमने एक बादशाह निकाल दिया। कौन सा निकाल दिया? हुकुम का। तो कितने बादशाह रह जाएंगे हमारे पास? 3। तो बादशाह के पत्ते आने की प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी? 3/49 हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? ताश की गड्डी के प्रश्न भी करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं एक बैग या बस्ते में कोई वस्तुएं डालते हैं, तो उनका चयन हम कैसे करते हैं? तो इनके लिए हम एक प्रश्न करेंगे। 3 थैलों में क्रमशः 10 नारंगी, 10 हरी और 10 लाल गेंदें हमने डाली हैं। तीनों थैलों को एक बड़े थैले में मिला दिया जाता है। तो याद एक, और फिर हम क्या करते हैं? थैले को बिना देखे एक गेंद पिक करते हैं। तो गेंदों के आने की प्रायिकता, तो हमें क्या निकालना है? कुल थैले में कुल कितनी है गेंदें? कुल गेंदें हमारे पास कितनी है? 10 नारंगी है, 10 हरी है और 10 लाल है। तो कुल गेंदें हमारी कितनी हो गई? 30 हो गई। नारंगी रंग की गेंदें हमारे पास कितनी है? नारंगी रंग की गेंद हमारे पास है 10। ठीक है,
नारंगी रंग की गेंद हमारे पास कितनी है 10। अब गेंद का नारंगी रंग का आना, तो देखो माना E1 गेंद के नारंगी रंग के आने की घटना है। तो नारंगी रंग की कितनी गेंद है 10, तो उनके आने की घटनाएं भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो गेंद का नारंगी रंग का निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, टोटल नारंगी रंग की गेंदें अपॉन थैले में कुल गेंदें, यानी कि 10/30, यानी कि 1/3। तो थैले में से जब आप एक गेंद निकालोगे वो नारंगी ही रंग की निकले तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/3। अब थैले में से जो गेंद निकालो उसका नारंगी रंग का ना होना, अब मैंने बताया था अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता E होती है तो किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी E बार। तो अतः E1 बार घटना E1 के घटित ना होने को दर्शाता है। तो नारंगी रंग की बॉल का ना आना हमें किसको दर्शाएगा, PE1 बार को। अब देखो हमें पता है किसी घटना का घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता एक दूसरे की पूरक होती है, तो क्या होती है 1 होती है। तो PE1 हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस PE1, यानी कि 1 माइनस 1/3। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। तो ई रंग की बॉल ना आने की प्रायिकता हमारी कितनी निकल जाएगी 2/3। तो नारंगी रंग के आने की प्रायिकता हो गई 1/3 और नारंगी रंग के कलर की ना आने की प्रायिकता हमारी कितनी हो गई 2/3 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास प्रायिकता पे कभी कभी ज्यामिति पे आधारित प्रश्न भी आ जाते हैं, तो वो कैसे प्रश्न आते हैं देखते हैं। एक लापता हेलीकॉप्टर एक बार के बारे में हमें सूचना मिलती है कि वह एक आयताकार क्षेत्र में कहीं गिरा है। अब देखो ये एक आयताकार क्षेत्र है और यहाँ पे क्या है एक झील है, ठीक है, आयताकार क्षेत्र है। अब इस चित्र में दर्शाई गई झील में गिरने की प्रायिकता, मतलब ये इतना बड़ा क्षेत्र है लेकिन उस हेलीकॉप्टर के इस झील में गिरने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं आयताकार क्षेत्र की लंबाई हमारी है 9, चौड़ाई उसकी है 4.5। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9 गुणा 4.5, 9 पंजे 45, 80 लगी 4, 3640.5 किलोमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्र। अब हमें इस झील का, तो हमें बताना है झील की लंबाई। अब झील की लंबाई हमारी कितनी है 9 माइनस 6 बराबर 3 किलोमीटर, और झील की जो चौड़ाई है वो कितनी है 4.5 माइनस 2 यानी कि 2.5 किलोमीटर। तो झील का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, झील का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा 3 गुणा 2.5। तो यहाँ पे 5 तिया 15, हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है कि ये जो हमारा हेलीकॉप्टर है वो झील में गिरने की प्रायिकता, तो झील का क्षेत्रफल बटा टोटल क्षेत्रफल। तो झिमाना E1 हेलीकॉप्टर के झील में गिरने की घटना को प्रदर्शित करता है, झील में गिरने की घटना को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे झील में गिरने की, हेलीकॉप्टर के झील में गिरने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, झील का क्षेत्रफल बटा टोटल क्षेत्रफल 40.5। इस बिंदु से ये बिंदु कट गया हमारा, तो कितना बचा 75 बटा ये 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, तो 15/81 इसकी क्या आ जाएगी प्रायिकता आ जाएगी कि हेलीकॉप्टर के झील में गिरने की प्रायिकता कितनी आ गई 15/81। इसको चाहो तो आप डेसिमल में भी निकाल सकते हो,
तो ये हो गया ज्यामिति पर आधारित प्रश्न। अब कुछ विभिन्न प्रकार के जब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं प्रायिकता पर आधारित, तो हमें सिर्फ एक सूत्र का ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। सिर्फ हमें यह निकालना है कि जो परिस्थिति है उसमें अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं और टोटल परिणाम हमारे कितने आ रहे हैं। तो देखो उससे आधारित एक छोटा सा प्रश्न करते हैं और इसी तरह प्रायिकता के सेशन को एंड करेंगे। एक समूह में 28 मोबाइल फोन है। टोटल कितने मोबाइल फोन है बच्चों? 28 मोबाइल फोन है। इनमें से 42 अच्छे हैं। तो 42 फोन क्या है? अच्छे हैं। 42 फोन क्या है? अच्छे हैं। ठीक है भाई। 3 में से थोड़ी खराबी है। अब 3 फोन ऐसे हैं जिसमें थोड़ी छोटी खराबी है, छोटी सी खराबी। ठीक है, कितने फोन है ऐसे? 3 फोन है जिसमें 3 छोटी सी खराबी है। 3 फोन ऐसे हैं जिसमें बड़ी खराबी है। 3 फोन ऐसे हैं जिसमें बड़ी खराबी है। चलो भाई, ये तो हमने लिख लिया कि फोन हमारे पास कैसे कैसे हैं। ठीक है, अब वर्णिका एक मोबाइल फोन तभी खरीदेगी जब तक वह अच्छा हो, जब सारे अच्छे होंगे तब वो फोन खरीदेगी। परंतु एक व्यापारी केवल तभी फोन खरीदेगा जब कोई बड़ी खराबी ना हो। तो इन समूह में से एक फोन को अगर यादृच्छिक रूप से चुना जाए तो हमें प्रायिकता निकालनी, किसकी? वर्णिका को स्वीकार होगा। तो देखो हमारे पास कुल अभिप्रयोग की संख्या, यानी कि कुल मोबाइल फोन हमारे पास कितने हैं? 48 हैं। अब पहला, वर्णिका को स्वीकार हो, तो वर्णिका को कब स्वीकार होगा? जब सारे फोन अच्छे होंगे। वर्णिका को स्वीकार होने की प्रायिकता हमने क्या माना? E1, P E1। और E1 हमारा क्या है? फोन अच्छे होने की घटना। E1 मोबाइल फोन अच्छे होने की घटना। और मोबाइल फोन अच्छे कितने हैं हमारे पास? 42 मोबाइल फोन हमारे पास क्या है? अच्छे हैं। तो वर्णिका को जो मोबाइल फोन उठाएगी वो उसकी घटना को स्वीकार होने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छे मोबाइल फोन बटा कुल मोबाइल फोन, यानी कि 42 बटा 48। तो 2 6 ये हो गया 7 बटा 8। तो मोबाइल फोन वर्णिका को स्वीकार हो उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 7 बटा 8 हो गई। ठीक है, अब दूसरा, मोबाइल फोन किसको स्वीकार हो उसकी प्रायिकता निकालनी है हमें? व्यापारी को स्वीकार हो। व्यापारी को कब स्वीकार होगा? जब उसमें कोई बड़ी खराबी ना हो। तो व्यापारी को स्वीकार होने की प्रायिकता हमने कितनी मान ली? PE2। प्रायिकता PE2 मान ली। और E2 हमारा क्या है? E2 जो है मोबाइल फोन अच्छे तथा छोटी खराबी होने की घटना है। अब अच्छे तथा छोटे खराब मतलब 42 फोन तो अच्छे और 3 फोन जो है छोटे खराब, यानी कि टोटल कितने हो गए? 45। तो व्यापारी को मोबाइल फोन स्वीकार हो उसकी प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी? व्यापारी को स्वीकार होने की घटना बटा कुल मोबाइल फोन की घटना। ठीक है, तो ये हो गया। तो 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 बटा 16। इसकी प्रायिकता कितनी आ गई? 15, यहाँ लिख देते 15 बटा 16। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने सभी प्रश्न करने हैं प्रायिकता पर आधारित। सिर्फ एक फॉर्मूला है, संभावित घटना मतलब उनमें प्रायिकता होने के अनुकूल घटना बटा कुल घटना। ये वाला सूत्र से हम प्रायिकता का कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। अनुकूल परिणामों की कुल संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या से हम प्रायिकता का कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं।